है? एक बच्चा बोल रहा है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्रेक्षा बोल रही है थम्स अप। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो, हाँ जी। तो अभी मैंने आप सभी से आपका टारगेट स्कोर पूछा। मुझे बस इतना बताइए कि आपको लगता है कि आपने जो टारगेट स्कोर रखा है उस लायक आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो? इफ यू आर नीट 2021 एस्पिरेंट और आपका टारगेट स्कोर 700 प्लस है, तो अभी तक आप लोगों का जो सिलेबस है आई थिंक 70 to 80% हो जाना चाहिए। नीट 2022 या 2023 एस्पिरेंट हो तो अभी से आपको सीरियस प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जो कुछ भी आपका टारगेट स्कोर है, आप लोगों को लग रहा है कि आप उस हिसाब से प्रेपरेशन करना शुरू कर दी है आप लोगों ने? ऑप्शन ए, यस, बिल्कुल कर दिया, आई एम रेडी टू अचीव माई टारगेट स्कोर। ऑप्शन बी, ना जी ना, अभी से कौन पढ़ता है, बहुत टाइम है। ऑप्शन सी, पता नहीं यार दी, कभी लगता है कि प्रेपरेशन कर रहा हूँ, कभी लगता है कि नहीं हो रही है। ऑप्शन सी, आई डोंट नो, हाँ सॉरी, ऑप्शन सी आई डोंट नो, और ऑप्शन डी कभी लगता है हाँ कभी लगता है ना। 29% बच्चे कह रहे हैं कि वो फुली डेडिकेटेड है, 28% बच्चे फुली डेडिकेटेड है और नीट की तैयारी अपने टारगेट स्कोर लायक कर रहे हैं। 25% बच्चे कह रहे हैं नहीं भाई, टारगेट स्कोर लायक तो प्रेपरेशन नहीं हो रही है। 12% बच्चों को तो पता ही नहीं है कि प्रेपरेशन हो भी रही है कि नहीं। अच्छा, 35% बच्चे हैं कभी डेडिकेटेड हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं। देखो ये लटकू पटकू वाली चीज रखोगे ना बेटा, तो फिर परसेंटेज पे वो जो मार्क्स होंगे ना 720 में से वो भी लटकेंगे, वो भी लटकेंगे। डेडिकेटेड रहो। अगर सोचा है कि एक ही बार में नीट का एग्जाम क्रैक करना है तो डेडिकेटेड रहो। अपनी प्रायोरिटी बस एक चीज रखो कि नीट तो सिर्फ नीट। और इस वक्त अगर आप नीट 2023 एस्पिरेंट हो, नीट 2023 एस्पिरेंट हो तो अगले 2 साल तक 2 चीजों से मोहब्बत जरूरी है। कोई बता सकता है किससे? नीट स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से मोहब्बत करनी आनी चाहिए। सिर्फ बायो से नहीं चलेगा मेरे लल्लू, सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो चाहिए। 2 चीजें, एक खुद से मोहब्बत, सेल्फ लव, दूसरा अपनी एनसीईआरटी से मोहब्बत। इस नीट की प्रेपरेशन के दौरान तुम खुद से जितना प्यार करोगे, खुद से प्यार करना मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रेपरेशन करते हुए हमको लगता है कि यार मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं लायक ही नहीं। उस टाइम क्या कर रहे हो? तुम खुद को खुद की नजरों में गिरा रहे हो। इस प्रेपरेशन के दौरान तुम जितने बार खुद को खुद की नजरों में गिराओगे उतने बार तुम खुद को अपने टारगेट स्कोर से दूर करोगे। तो इन प्रेपरेशन वाले फेज में आपको सबसे पहले तो खुद की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी चीज अपनी एनसीईआरटी बुक्स, कहते हैं एनसीईआरटी बुक्स रामबाण है, बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है तुम्हारी नीट की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन आज के क्विज में होने वाले हैं। तो 2 चीजों का ध्यान रखना, खुद का और अपनी एनसीईआरटी बुक्स का। इन दोनों की कदर करोगे तो नीट क्रैक होना ही होना है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या? एक बार दिमाग में आता है ना थोड़ा बहुत, एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या करोगे? ऑप्शन ए, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, मेडिकल फील्ड में ही कोई कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, पैरामेडिकल साइंसेस का कोई कोर्स ले लूंगा, मतलब बेसिकली मेडिकल फील्ड में जाऊंगा। ऑप्शन बी, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, ये सब चीजें कर लूंगा। ऑप्शन 3, आई विल ड्रॉप द ईयर, ड्रॉपर स्टूडेंट बन जाऊंगा और नीट की तैयारी करूंगा। ऑप्शन बी, डी, आई से गुड बाय टू साइंस स्ट्रीम, बीए कर लूंगा या फिर कोई और बीकॉम कर लूंगा, कोई ऐसी स्ट्रीम चूज कर लूंगा जिसका साइंस से दूर दूर तक नाता ना हो। अभी तक नहीं सोचा तो सोच लो, है ना। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्शन उन सभी का नहीं होता है। कुछ प्लान बी दिमाग में रखा जाए तो बुरा नहीं है, हालांकि प्लान बी को प्रायोरिटी ना दी जाए तब तक जब तक आप एग्जाम देकर ना आए। अच्छा, तो हमारे नीट एस्पिरेंट्स बता रहे हैं कि 42% बच्चों ने सोचा है एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस हो जाएगी, बीएमएस हो जाएगी या बीएचएमएस हो जाएगा। 10% बच्चे कह रहे हैं बीएससी करेंगे। 45% बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं ड्रॉप लेंगे। बहुत बढ़िया, हार नहीं मानोगे मतलब, वेरी गुड। 3% बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि आज से गुड बाय टू साइंस स्ट्रीम, कुछ और ज्वाइन कर लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। चलो बढ़िया। देखो स्ट्रीम चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब तक मौका है अपने गोल तक पहुंचने का, उससे पहले हार बिल्कुल मत मानना। चाहे आप नीट 2021 एस्पिरेंट भी हो, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्रैक होगा या फिर नहीं होगा, अभी से हार मानना सही ऑप्शन नहीं है। तब तक हार मत मानो जब तक एग्जाम सेंटर से पेपर देकर बाहर ना आ जाओ, उसके बाद तो हार मानने का ऑप्शन ही नहीं रहता है ना। तो हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, ठीक है। ये जो मैंने पूछा ना आपको कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एक बार का थॉट होना चाहिए और उसके बाद गायब। ये थॉट एक तरीके से आपकी सिक्योरिटी है, सेफ्टी है बेटा। खुद को थोड़ा एक बार समझाने का है कि यार एमबीबीएस नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है, और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स ही सक्सेसफुल है, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिलेंगी खुद को प्रूव करने की, एक सक्सेसफुल इंसान बनने की। तो डरना नहीं है, प्रेपरेशन मजे से करनी है, ठीक है। ये कौन है? तो बता सकता है कौन है?
कौन है? हाँ जी, मैं क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर? नो वन नोस। सुंदरलाल बाबुड़ा है राम, मेडिकल हिस्ट्री के लेजेंड बन चुके हैं सर। कौन है? ही इज द पर्सन फ्रॉम उड़ीसा। बिल्कुल सही, बहुत करीब। एज 64, ही क्रैक्ड नीट लास्ट ईयर। बहुत करीब। नाम पता है? हाँ जी, इन सर का नाम है जय किशोर प्रधान। 64 ईयर्स के हैं बेटा ये। नीट 2020 इन्होंने क्रैक किया एट द एज ऑफ 64। 64 साल की उम्र में नीट क्रैक करने वाले इंसान हैं ये। इन्होंने 2016 में इनका बैंक से रिटायरमेंट हो गया था। बैंक मैनेजर, एसबीआई बैंक मैनेजर रह चुके हैं। 2016 के रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं ये। उसके बाद इन्होंने नीट का अटेम्प्ट दिया एंड एट द एज ऑफ 64 ही टुक एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। तो देख रहे हो, सपने पूरे करने की कोई एज नहीं होती है। तब तक हार नहीं मानी यार। और तुम लोग एक दो अटेम्प्ट के बाद ही सोचते हो कि नहीं हो पाएगा मुझसे, कुछ और ज्वाइन कर लेंगे, साइंस छोड़ देंगे। हिम्मत की दाद दोगे? मेडिकल हिस्ट्री में वाह वाह कर रहे हैं, तारीफ के लायक काम किया यार। मतलब 60 साल की बैंक की नौकरी करने के बावजूद भी उन्होंने अपना सपना अपने दिमाग से और अपने मन से नहीं जाने दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 17 ईयर्स, मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए आपकी नीट की काउंसलिंग के दौरान। और कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है बेटा। अपर एज लिमिट होती तो सर आज मेडिकल कॉलेज में नहीं होते। तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। 64 ईयर्स की एज में इन्होंने नीट क्रैक किया है और अब ये मेडिकल स्टूडेंट है। सोचो 5.5 साल अब ये पढ़ेंगे एमबीबीएस कॉलेज में बैठकर। तुम 19-20 साल के बच्चों के साथ 64 साल के इंसान बैठकर पढ़ रहे हो। काबिल तारीफ बात है कि नहीं है ना? तो इसीलिए हारना बिल्कुल भी मत। इन केस किसी वजह से अगर नीट क्रैक नहीं हो पाता है तो ये इनको अपना एग्जाम्पल मानो यार, समझे? तो हारना नहीं है। भले ही 1-2 साल कुछ और काम कर लो, कोई और कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर सच में नीट क्रैक करना तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी है तो हारना मत। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पढ़ते रहो, कभी ना कभी तो एनसीईआरटी छप जाएगी दिमाग में, देकर आ जाना उस दिन पेपर और ज्वाइन कर लेना अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज। लेकिन हारना नहीं है। आ जाओ। मेरी नीट की जर्नी थोड़ा सा टाइम लूंगी और आपको बताऊंगी कि ये इंसान जो कैमरे की इस तरफ आपके सामने बैठी है क्यों आपको नीट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करा रही है। ईयर 2013, साल 2013 में मैंने अपना नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, उस टाइम सच कहूँ बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं थी, कहीं दूर दूर तक भी नहीं था कि मुझे नीट क्रैक करना है। मैं उस टाइम इस कैटेगरी में थी बेटा, आई एम फॉलोइंग द रिचुअल। ईसीपी लिया है तो इसीलिए मुझे नीट देना है, इसीलिए मैंने नीट का एग्जाम दिया। बहुत ऑनेस्ट रहूंगी, मुझे नीट का मेरा स्कोर याद नहीं है, इसलिए कोई गलत स्कोर भी आपके सामने नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं याद। लेकिन हाँ, मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट में ही बीडीएस की सीट मिल गई थी। लेकिन वो एक वो एटीट्यूड होता है ना भाई साहब कि बीडीएस की सीट मिली है ना भाई, करना है तो एमबीबीएस करनी है, बीडीएस तो मुझसे नहीं होगी, मुझे नहीं करनी बीडीएस। तो मैंने सोचा बीडीएस तो नहीं हो रही होगी पापा, मैं नहीं करूँगी बीडीएस। तो पापा ने कहा ठीक है, बीडीएस नहीं करने तो 1 साल ड्रॉप ले ले। अब उस टाइम मेरी क्लास के सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे थे, तो अगेन आई फॉलोड द रिचुअल। मैंने कहा कि सब ड्रॉप ले रहे हैं, अपन भी ड्रॉप लेगा। मेरे जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें 92.4% आए थे। अब ये मत बोलेगा दी आप अपनी तारीफ कर रहे हो, मैं बता रही हूँ ये तारीफ नहीं, गलतियाँ कहाँ हुई। बायोलॉजी में मेरे 98 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में मेरे 99 मार्क्स थे और फिजिक्स में जहाँ तक मुझे याद है 83 मार्क्स मेरे थे। ये मेरा क्लास 12 का पीसीबी का स्कोर था। मुझे लगा ये लड़की 98 बायो में लेकर आई है, केमिस्ट्री में 99 लेकर आई है, 1 साल ड्रॉप कर रही है, इस बार तो एमबीबीएस होना ही होना है। कर लिया ड्रॉप, आई फॉलोड द रिचुअल, दोस्तों के साथ कर ली कोचिंग ज्वाइन और स्टार्ट कर ली अपनी नीट की पढ़ाई। शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, 1-2 महीने खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ाई हुई। एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लिया था, वो भी इसलिए सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि बिल्डिंग पसंद आई थी मुझे। था मैं बचपन में लखनऊ रही हूँ कुछ महीने, तो केजीएमसी लखनऊ के बारे में बहुत सुना था, मुझे उसकी बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत लगती थी। तो मैंने कहा कि रेणुका 2014 में नीट क्रैक करके केजीएमसी लखनऊ तुम जाओगी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ। आई होप आप लोगों ने सुना होगा, है ना? बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, बेस्ट बिल्डिंग देवेश कह रहे हैं, बहुत ही वाइट कॉलेज बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत है यार वो। और बचपन में क्योंकि मैं लखनऊ रही थी, पापा लोगों से बहुत सुना था इस मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो लगा यहीं जाना है बॉस। लेकिन क्या पूछा था, क्या उस लाइक प्रेपरेशन कर रहे हो? मैं थी समटाइम्स ये समटाइम्स नो वाली कैटेगरी में। शुरुआत में 1-2 महीने मेरे जितने भी टेस्ट मैंने ज्वाइन करे थे बहुत अच्छी रैंक आती थी। जो बैच मेरा था उसमें मैं टॉप 10 रैंकर्स में, कई बार टॉप 5 रैंकर्स में भी रही।
थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट कोई ले ही नहीं सकता। जब 2-3 महीने हो गए ना नीट की प्रेपरेशन को, धीरे धीरे क्या हुआ, केयरलेस होना शुरू हुआ। ये लगा कि रेणुका यार तेरे मार्क्स अच्छे आए हुए हैं, तेरे से नीट हो जाएगा। नीट तो पुराने पेपर देखे तो लगा यार ये लल्लू क्वेश्चंस आते हैं, तुझसे हो जाएगा। केयरलेस होना शुरू हुआ। जहाँ केयरलेस हुई वहां पर डेडिकेशन की गाड़ी लुढ़की और डेडिकेशन गायब। जब क्लास बैच में टेस्ट होने लगे कि रियलाइज ही नहीं किया कि टॉप 5 में आने वाली रेणुका अंतवाल अब टॉप 15 में भी नहीं दिख रही है। फिर कुछ महीने पीछे आई तो टॉप 5 में आने वाली रेणुका अंतवाल टॉप 25 में भी नहीं दिख रही थी। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे उस चीज़ को लेकर कोई दुख नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा ठीक है यार, नहीं आ रही है रैंक, नहीं आएगी, नीट के दिन अच्छी आ जाएगी। इस तरीके से पूरा साल चले गया और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि रेणुका तुम्हारा अभी 60% सिलेबस भी नहीं हो रखा है। पिछली बार तो बिना पढ़े बीडीएस मिल गई थी, इस बार क्या होगा? बीडीएस भी नहीं आई तो रिश्तेदारों के ताने सर पर होंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो ये भी हुआ। 2014 ईयर 2014 में नीट का पेपर देकर आई। होना क्या था, बीडीएस की सीट मिली भाई साहब, एमबीबीएस इस बार भी नहीं मिला। फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड करी, फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आ पाया था। सेकंड काउंसलिंग में मुझे बीडीएस मिल गया था। और जितने बच्चों ने मेरा पहले भी मेरे सेशंस अटेंड करे हुए हैं उन लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर रही थी उस टाइम मुझसे 4-5 सीट आगे वाले बच्चे पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट खत्म हो चुकी थी। ये सुनने में आ गया था कि भाई अब जितने लाइन में बच्चे बचे हुए हैं उनको बीडीएस की सीट मिलने वाली है। आधा मोरल तो वहीं पर ही डाउन हो गया था यार कि एमबीबीएस तो चली गई, बीडीएस का क्या करूँ। ठीक है, फिर ये हुआ कि चलो बीडीएस मिल रही है तो कम से कम सीट तो बुक करा दूं। ले ली बीडीएस की सीट। अब इधर उधर सोसाइटी वाले रिश्तेदारों से पूछा कि बीडीएस सही है या फिर नहीं है। सब लोगों ने बोला यार देख ले, तेरा इंटरेस्ट नहीं था, करनी है ज्वाइन नहीं करनी है तेरी मर्जी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार बीडीएस ही लेना होता तो मैं 1 साल ड्रॉप क्यों करती, पिछले साल ही बीडीएस ले ली थी। तो मैंने सोचा कि बीडीएस नहीं लूंगी। और इसी टाइम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट लगनी शुरू हो गई थी और मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीएससी ऑनर्स ज़ूलॉजी के लिए मुझे एडमिशन मिल रहा था। भाई ने क्या किया, भाई प्लॉट ट्विस्ट, भाई ने यहाँ के लिए सामान पैक करने की सोच ही रहा था कि भाई का अच्छा उत्तराखंड की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 आई थी। वेटनरी की सीट मुझे मिल गई थी, गवर्नमेंट वेटनरी सीट। मैंने सोचा नहीं यार जानवरों का डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे डर लगता था यार जानवरों से। तो मैंने कहा ना वेटनरी नहीं लेनी है, अपन जाएगा दिल्ली, दिल्ली की लाइफ देखेगा। सच कहूँ तब तक दिल्ली जाना नहीं हो पाता था। मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून ही रही हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना था तो कहा यार चलो आ रही है इतनी परसेंटेज दिल्ली भागते हैं। क्या किया, गवर्नमेंट वेटनरी सीट छोड़ दी, बीएससी के लिए और काफ़ी कॉलेजेस में भी एडमिशन हुआ था, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी और चली गई लड़की डीयू। अब लड़की यहाँ डीयू जा रही थी देहरादून में। एक मिनट, हाँ जी, तो मैं पहुँच गई डीयू। यहाँ मुझे पता नहीं चला कि देहरादून में नीट की 3rd काउंसलिंग शुरू हो गई है। कभी मुड़कर देखा ही नहीं कि नीट का पेपर भी दिया था। यहाँ 3rd काउंसलिंग हुई, 4th काउंसलिंग हुई, पता नहीं कितनी काउंसलिंग्स हुई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और मैं यहाँ अपने डीयू का 1st सेमेस्टर स्टार्ट करना शुरू हो गई थी। 2-3 महीने बाद जब अपना मेरा सेमेस्टर ब्रेक पड़ी, मैं आई घर वापस देहरादून, अपने कुछ दोस्तों से मिली तो पता चला कि रेणुका तेरे रैंक पे तुझे पता है लास्ट काउंसलिंग में एमबीबीएस की सीट भी गई है, तूने काउंसलिंग क्यों नहीं अटेंड करी। तो कुछ ऐसा सीन हुआ। उस टाइम पर लगा कि क्या यार तू पागल थी, क्या पता 5th-6th काउंसलिंग पर भी तुझे एमबीबीएस की सीट मिल जाती। मुझे सच में मेरे स्कोर याद नहीं है लेकिन 400-450 से ऊपर मैं नहीं थी, 450 से ऊपर तो मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इतना मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मेरे टाइम पे ईयर 2013-14 में 550 पर ही एम्स दिल्ली जैसे कॉलेजेस मिल जाते थे, आउट ऑफ 720 बेटा, आउट ऑफ 720। उस टाइम पर 500 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात थी यार। तुम सोचो ना 450 पर भी लास्ट काउंसलिंग में मुझे मिल रही थी सीट्स। ठीक है, तो बस ये हुआ। अब जैसे दोस्तों ने बताया कि यार तू आई क्यों नहीं, तुझे पता है उसका एडमिशन हो गया था, उसके बहुत कम नंबर थे। उस टाइम पर थोड़ा सा धक्का लगा लेकिन उस टाइम तक मैं डीओ के लाइफ में घुल गई थी यार, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मैं एंजॉय कर रही थी वो लाइफ। और जैसे कि मैंने बताया मेरी प्रायोरिटी कभी भी मेडिकल नहीं थी। मुझे ये था कि निकला तो निकला, नहीं निकला तो मुझे कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ माय क्लास 12th रिजल्ट, मैं वो ज्वाइन कर रहा हूँ थोड़ा। तो मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है यार क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन
मैं मेरी गलतियों से आप लोगों को बस इतना सिखाना चाहती हूँ कि अगर नीट सच में आपकी प्रायोरिटी है, पहली चीज केयरलेस बिल्कुल मत होना, दूसरी चीज डेडिकेशन का साथ बिल्कुल मत छोड़ना, तीसरी चीज सारी काउंसलिंग अटेंड करना, चाहे तुम्हें लग रहा है कि शायद आखिर काउंसलिंग तक भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, फिर भी सारी काउंसलिंग्स अटेंड करना, क्योंकि वो रिग्रेट हमेशा दब के रह जाएगा और तुम्हें हमेशा पिंच करेगा कि काश वो काउंसलिंग अटेंड करी होती, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं तो छोटा ही मिल जाता, आज वो गर्दन में स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट तो होता। जो मैंने री अटेम्प्ट दिया था, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने नीट एस्पिरेंट बनने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभाई, लेकिन हाँ, मैं मेरे ड्रॉपलेट शेयर से बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ, क्योंकि उस एक साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे जो न्यू फ्रेंड्स बने, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, जिन टीचर्स के मैं कांटेक्ट में आई उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे कंसेप्ट्स क्लियर करे। क्लास 11-12 तक मेरी बायोलॉजी में 98 मार्क्स थे बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे 12 पास करने के बावजूद भी क्लियर नहीं थे। तो मेरे ड्रॉपर्स ईयर में वो टॉपिक्स पर मैंने काम किया और आज वो टॉपिक्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो मैं आज वो टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ टॉपिक्स को लेकर। तो मैंने मेरे ड्रॉपर्स से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं, इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं है कि नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर आप लोगों की नीट प्रायोरिटी है और आप लोग ड्रॉप करने की भी सोच रहे हो, केयरलेस नहीं होंगे, डेडिकेशन लूज नहीं करेंगे, काउंसलिंग के कोई भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम्हें लग रहा है नहीं मिलेगा कॉलेज, फिर भी काउंसलिंग ज्वाइन करोगे। काउंसलिंग होती है, नीट की काउंसलिंग, आपको सीट अलॉट होती है, काउंसलिंग मत छोड़िएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपकी नीट की प्रेपरेशन के टाइम पर व्हाट इज योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल? लैक ऑफ डेडिकेशन, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इजीली, इसकी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स। आपकी नीट की प्रेपरेशन के टाइम पर आपकी सबसे बड़ी हर्डल क्या है, रुकावट क्या है? ऑब्स्टिकल, रुकावट, हर्डल, क्या चीज तुम्हें नीट की प्रेपरेशन करने से रोक रही है? ठीक है, ओके। 32% बच्चे कर रहे हैं लैक ऑफ डेडिकेशन। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितने बार तुम्हें लग रहा है कि तुम डेडिकेटेड नहीं हो, खुद से बस एक सवाल पूछना, यार देख, मेडिकल कॉलेज जाना है या फिर नहीं जाना है? नहीं जाना है तो फॉर्म भरने में माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड है, उनके लिए वो सीख छोड़ो। ना बुक्स खरीदने में पैसे बर्बाद करो, ना फॉर्म भरने में बर्बाद करो। अपना वक्त ज़ाया मत करो, कोई और कोर्स ज्वाइन कर लो। कोई चीज़ पानी है तो डेडिकेटेड होना पड़ेगा बेटा। मेहनत, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, ये चीज़ मांगता है नीट का एग्जाम। आप लोग बहुत लकी हो कि यहाँ पर सिर्फ 8% बच्चे ही कह रहे हैं कि उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं है। मैं कितने ऐसे बच्चों से भी कॉल पर बात कर चुकी हूँ जिनके घर में उनकी फैमिली वाले ही नहीं चाहते हैं कि वो मेडिकल की तैयारी करे, क्योंकि उनके घर वालों का कहना है कि 5-5.5 साल यही पढ़ता रहेगा तो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा। कुछ लड़कियां हैं जिनके घर वाले लड़की समझकर घर वालों पढ़ने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। 26% बच्चे बोल रहे हैं कि टॉपिक्स को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इसका बेस्ट तरीका यह है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ट्राई करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो मार्क करके आगे बढ़ो, क्योंकि जितने बार तुम रुकोगे तुम अपने सिलेबस को पूरा नहीं कर पाओगे। 3 बार, मैक्सिमम 3 बार टॉपिक को समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा है मार्क करो, आगे बढ़ो। जब फ्री होंगे तब इन क्वेश्चंस पे, इन टॉपिक्स पे वापस आना। चौथा पॉइंट, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। मेरा नीट में एडमिशन नहीं हो सकता है, मेरा नीट के थ्रू एडमिशन हो सकता है, मुझे एमएएमसी नहीं मिल पाएगा, मुझे एमएएमसी मिलकर रहेगा, आई डिजर्व इट। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट्स, वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस क्लियर है क्या बेटा? पोल दे देती हूँ, मुझे फटाफट से बता दीजिए। यस, वॉइस क्लियर है। ऑप्शन बी, वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक कर रही है। ठीक है बच्चा, जिन लोगों को ब्रेक होती हुई लग रही है वॉइस, वो शायद उनके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, 80% बच्चे कह रहे हैं ठीक है कि वॉइस सही है, सेम टेबल, ठीक है। हाँ जी, तो नेगेटिव थॉट्स को पैदा तुम कर रहे हो तो उन्हें खत्म भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ जी, नीट ड्रॉपआउट स्ट्रैटेजी पे आती है। नीट के जितने भी ड्रॉपआउट से मेरी बात हुई है, सबसे पहले वो अर्ली बिगिनर्स हैं, क्लास 11 से उन्होंने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आप लोगों का क्लास 11 हो चुका है, नीट की तैयारी अब भी नहीं हो पा रही है, तो बेस्ट तरीका ये है कि 11th और 12th साथ में कैसे मैनेज करनी है। मंथली टारगेट्स रखने हैं, डेली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स रखते हुए आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। एक टारगेट चार्ट बनाओ हर दिन का कि आज
दिन शुरू होते ही मुझे किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। जब आपका मिनिमम 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने शुरू कर दीजिएगा। एक बैलेंस्ड रूटीन फॉलो करो। मानती हूँ कि नीट के प्रेपरेशन के टाइम पर सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ये बेकार की बातें हैं, टाइम वेस्ट ही करवाती हैं। लेकिन कई बार एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ मत करना कि तुम्हारी प्रेपरेशन पर फर्क पड़े। एक बच्चा बोल रहा है दी ब्रेकअप, ये रिलेशनशिप, तुम में से कितने बच्चे रिलेशनशिप में है? सच सच बताना। ऑप्शन ए कमिटेड हो, ऑप्शन बी सिंगल है यार दी, ऑप्शन डी लटके पड़े यार दी, हाँ भी नहीं बोलती ना भी नहीं बोलती। ऑप्शन ए कमिटेड हो, ऑप्शन बी सिंगल हो, ऑप्शन डी लटके पड़े हो। ऑप्शन ए कमिटेड हो, ऑप्शन बी सिंगल है रम्स, ऑप्शन सी लटके पड़े हैं जनता। अच्छा जी, 23% बच्चे यहाँ पे कमिटेड है, 67% बच्चे हक से सिंगल, 8% बच्चे लटके पड़े हैं। देखो यार, रिलेशनशिप डी वाले तो पता नहीं कौन है। रिलेशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में आपकी आकर आपकी ग्रोथ हो रही है। वो जो आपका पार्टनर है, आपकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको मोटिवेट करता है, आपकी खामियों पर वर्क करने के लिए आपको पुश करता है, बार बार आपकी कमियां नहीं आपसे गिनवाता है, तो वो रिलेशनशिप अच्छी है। लेकिन रिलेशनशिप में रहकर तुम हर दिन रो रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, जिंदगी को बर्डन समझ रहे हो, तो किक करो ऐसे रिलेशनशिप। और फिलहाल 2 सालों के लिए प्रायोरिटी क्या है? तुम और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स, यही दोनों तुम्हारे प्यार है, ठीक है। हाउ नीट एस्पिरेंट्स शुड स्टडी नीट 2021 वाले। अच्छा, एक चीज़, 2 चीज़ें जो सब बच्चों में कॉमन है, नीट 2021 एस्पिरेंट हो, नीट 2022 एस्पिरेंट हो, या फिर नीट 2023 एस्पिरेंट हो, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहले, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। फुल सिलेबस 10 ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जरूर करना जब 70% सिलेबस पूरा हो जाए। तीसरी चीज़, डेली टारगेट्स रखते हुए पढ़ना, चाहे आप नीट 2021 एस्पिरेंट हो, 2022 हो, या फिर 2023 एस्पिरेंट हो, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अगर आप नीट 2021 एस्पिरेंट हो, 2 महीने के समय आपके पास बचा हुआ है, सिलेबस अभी लेस देन 60% हो रखा है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। फिलहाल के लिए कुछ टारगेट रख दो कि इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ चैप्टर्स मुझे करने हैं और उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। जो चैप्टर्स बच गए हैं उन चैप्टर्स के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करो। जिन बच्चों का सिलेबस 60% से ज्यादा हो चुका है वो तो कंप्लीट सिलेबस करेंगे और साथ ही चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। जो नीट 2022 वाले बच्चे हैं उन्हें 11th और 12th दोनों साथ बैलेंस करते हुए चलना है। हर मंथ का टारगेट रखते हुए पढ़ाई करेंगे। हर महीने क्लास 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिनिमम 2-2 चैप्टर्स करेंगे फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस और 2-2 चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 सिलेबस करेंगे। हर महीने 11th और 12th का बैलेंस बनाते हुए वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो कैसे जज करें? उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है। रिवीजन भी हो गया है लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता है, वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि कंसेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कई बार मॉक टेस्ट में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फिलहाल अवॉइड ही करो। प्रीवियस 20 ईयर क्वेश्चंस पर वर्क करो अगर रिवीजन भी हो गया है तो। नीट 2023 एस्पिरेंट्स अभी से बेसिक्स पर काम करना शुरू कर दे। 11th में आ गए हो, 11th के बेसिक्स पकड़कर मजबूत कर दो, ठीक है। रिसोर्सेज पे आ जाते हैं, बुक्स बता देती हूँ, काफी बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे हैं। बायोलॉजी के लिए रेफरेंस बुक के लिए ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, प्रदीप्स पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, एनटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये चारों बायोलॉजी के लिए बेस्ट बुक्स मानी जाती है। चारों में से कोई भी बुक आप खरीदे सुपर बेस्ट है, ठीक है। बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें? उस पर्टिकुलर टॉपिक को सबसे पहले क्लास 10th 9th, अगर क्लास 10th 9th में वो टॉपिक है, उन बुक से पढ़ो क्योंकि वहाँ पे बेसिक से दिया होगा। यूट्यूब वीडियो लेक्चर की हेल्प लेते हुए पढ़ो, फिर जाकर एनसीईआरटी से रीड करो, ठीक है जी। तो बायोलॉजी के ये चारों बुक्स हैं। खरीदने से पहले आप ऑनलाइन इनकी फीचर्स चेक जरूर करें। वैसे चारों अच्छी है, चारों में से आप कोई भी खरीद सकते हैं। फिजिक्स के लिए डीसी पांडे और एचसी वर्मा तो ऐसे चलती है ना बच्चों, इनका नाम तो हमेशा से चलता आया है। फिजिक्स एकदम बेसिक से क्लियर करनी है तो प्रदीप फिजिक्स काफी अच्छी बुक मानी जाती है। केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिसन या फिर एमएस चौहान, ये दोनों बुक काफी अच्छी मानी जाती है। आप चाहते, हाँ, एसएल अरोड़ा, फिजिक्स के लिए एसएल अरोड़ा भी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल, ठीक है। अब
अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बुक्स के नाम याद रहें। क्या आप 10वीं पास से तेज हैं? टाइम फॉर क्विज। एमटीजी, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी एमटीजी तीनों के लिए सही है, तीनों के लिए सही है, लेकिन मैंने बेस्ट बुक्स, फेमस बुक्स के नाम लिए हुए हैं। ठीक है, देखो आपके पास क्या पता इनमें से कोई भी बुक ना हो, कोई और ऑथर की बुक हो। ध्यान रखना, अगर आपकी रेफरेंस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस चैप्टर की समरी है, तो वो बुक आपके लिए सही है प्रिपरेशन के लिए। आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, अगर उस एररलेसली अच्छी मानी जाती है बेटा, सुन लो, ये तो वो फेमस बुक्स हैं जो कि हमेशा से सालों से चलती आई है, इसलिए मैंने आपको बता दी। आपके पास जो भी पब्लिकेशन की बुक है, अगर उन बुक्स में समरी दी हुई है चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो बेस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एल्टस वॉटिक्स की बुक्स काफी अच्छी मानी जाती है और ओसवाल बुक्स काफी अच्छी मानी जाती है। ओसवाल एंड एल्टस वॉटिक्स, ये दोनों बुक्स ही अच्छी हैं, कोई भी है चलेगा। बाकी तुम्हारी बुक्स में समरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और एनसीईआरटी तो भूलनी नहीं है। देखो रेफरेंस बुक कितनी भी करो, एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी ऑनलाइन अगर तुम लोगों को एनसीईआरटी डाउनलोड करनी है तो ऑनलाइन भी तुम्हें एनसीईआरटी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी जितने बार पढ़ो उतने बार कम है बेटा, मिनिमम 3 बार तो कर ही लो। जितना मैं टॉपर से बात करती हूँ वो कहते हैं दी 3 बार तो हमने आराम से करी होती है एनसीईआरटी, मिनिमम 3 बार। एक बार फ्रेश स्टडी, एक बार एकदम रिविजन, तीसरी बार री रिविजन। ओनली एनसीईआरटी इज इनफ। अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़कर समझ आ रहा है तो सफिशिएंट है यार, आउट ऑफ एनसीईआरटी तो जाना ही नहीं है। इन रेफरेंस बुक से भी आप लोग एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स पढ़ोगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़ोगे। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन एनसीईआरटी वोकैबुलरी बच्चों को समझ नहीं आती है, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि रेफरेंस बुक से पढ़ लो ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। हाँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है तब तो कोचिंग मॉड्यूल सफिशिएंट है यार। हर कोचिंग मॉड्यूल में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए ही होते हैं, समरी दी ही होती है। ठीक है, चले इन शॉर्ट, जो भी पब्लिकेशन की बुक आप यूज करो, जो भी कोचिंग मॉडल आप यूज करो, उसमें चैप्टर वाइज समरी दी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए, चाहे किसी भी कोचिंग की हो आप बेटा, समरी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सफिशिएंट है। कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज करनी है चलेगा, एनसीईआरटी से पढ़कर समझ आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बढ़कर ही आता है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि खुद के एक्शन से प्रूव करके बताओ कि तुम अपना सपना खुद पूरा कर सकते हो। हर बार जरूरी नहीं कि लोग तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करें, और कई बार तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे सपने को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गलत हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ, मेरे इंटेंशंस प्योर हैं। अगर मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो किसी सही इंटेंशन को लेकर ही कर रहा हूँ। तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा गोल क्लियर है, तो चाहे किसी का सपोर्ट हो ना हो, तुम जीत जाओगे, नीट क्रैक कर दिखाओगे। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी की बुक्स तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी यार नेट रिचार्ज तो हर बच्चा आई थिंक आज भी कराता है। जितना नेट आप सोशल मीडिया, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम पर यूज करते हो, उससे अच्छा है कि आप लोग अपने यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देखते हो, पढ़ाई करो। मैं टाइम टू टाइम गिव अवे क्विजेस भी कराती रहती हूँ, जहाँ पर मैं बीपीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बुक्स भी गिव अवे के तौर पर देती हूँ। एक बार ये कोविड वाली चीज खत्म हो जाए, अभी बुक्स की डिलीवरी नहीं हो रही है, मैं वापस से गिव अवे सेशन कराऊंगी। ठीक है, तो जितने भी बीपीएल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फ्री में बुक्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो पैसे की कमी की वजह से अपने टारगेट से भटकना बिल्कुल भी मत। कितने बच्चे हैं यार जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन आज एम्स दिल्ली में है। ठीक है, एम्स दिल्ली में है, तो बस कुछ टाइम का स्ट्रगल है, फिर तुम लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, ये सिर्फ कुछ टाइम की बातें होती है। आखिर में मेहनत ही काम आती है और वो जुनून ही काम आता है जो नीट क्रैक कर दिखाता है। आए क्विज पर क्या आप 10वीं पास से तेज है? मैं आप लोगों को 16 क्वेश्चंस पूछूंगी बेटे, 16, सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछने वाली हूँ फ्रॉम क्लास 10th सिलेबस। 10th लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पूछूंगी। इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए जो लीडर बोर्ड शो होगा, आपका रिजल्ट शो होगा, उसमें जिसकी रैंक 1 आएगी उस बच्चे का नाम मैं नोट कर दूंगी। अनअकैडमी की तरफ से उसे अनअकैडमी का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। रेडी फॉर क्विज? थम्स अप दे दो फटाफट, पानी पी लूं मैं जरा। चलो बेटे लोग, चलो बेटा, चलो यो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, मॉडर्न periodic table has how many groups and how many periods? Read it. Poll.
Modern periodic table has how many groups and how many periods? ठीक है, 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अच्छा, ये ग्रुप वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं? ग्रुप वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं, कोई बता सकता है? नॉर्मली पूछ रही हूँ, नॉलेज के लिए। वर्टिकल रोज को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। वर्टिकल रोज आर नोन एज ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, modern periodic table consists of 18 groups, 18 vertical rows called groups and 7 horizontal rows called periods. Question number 2, peripheral nervous system consists of, पढ़िए, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हाँ जी बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं प्लस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो नर्व्स मिलके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। बिना कोचिंग के नीट क्रैक बिल्कुल हो सकता है। डेडिकेशन चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, बस यही मांगता है बॉस। कोचिंग तो गाइडेंस है ना बेटा, तुम खुद के गाइड बन जाओ, तुम्हें क्या किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द विंग्स ऑफ अ बैट एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। एनसीईआरटी है आपकी, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। आइए, विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ। हाँ जी, wings of a bat and wings of a bird are example of analogous organs बेटा। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन सेम होता है। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं डिलीटेड चैप्टर है, ऐसा नहीं है यार, ये तो 9th में लेवल पे भी पढ़ा है हमने। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन। तो बैट और बर्ड के विंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन एक ही है कि उनको फ्लाई करना है। ठीक है, 4th पे आते हैं। नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन्स नॉर्मल आई आर रिस्पेक्टिवली। नियर पॉइंट और फार पॉइंट, पोल। Near point and far point of normal human eye। ठीक है, नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है आपका इंफिनिटी। अभी देख लेते हैं लीडर बोर्ड कौन चल रहा है। देवेश गुप्ता टॉप पे चल रहे हैं, श्यामलाल दुबे, प्राची, विश्वजीत, अयान, हिमांशी, ऋषभ, प्रांजल, नीरज, मिराज, कंचन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, 16 क्वेश्चंस हैं, हारो मत। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन बताइएगा फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल, the green color pigment present in the leaves of a plant, chlorophyll, responsible for absorption of light। मेरे बच्चों, absorption of light। net charge Q is equal to, श्रुति एक मिनट, इसके बाद चेक करती हूँ बेटा। Q is equal to नेट चार्ज का फॉर्मूला पूछ रहा है, पोल। कमेंट्स में आंसर बिल्कुल मत दीजिए, मैं पोल प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों को। Q is equal to कितना? नेट चार्ज इज इक्वल टू IT, करंट इनटू टाइम। Q is equal to IT। ठीक है, जनरली हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड? देखो यार, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 650 प्लस तो एम रखना, मिनिमम 650 तक तो एम रखना ही रखना। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से हो तो मिनिमम 500 तो एम रखना ही रखना। अभी से ही हाई पोल रखो, हाई टारगेट रखो। ठीक है, पोल नहीं आया बेटा, वो आपके फिर कनेक्शन की दिक्कत रही होगी। पोल नहीं आया, मैंने तो पोल दिया था। 11 स्टूडेंट को नीट पढ़ने के लिए क्या करना होगा? मंथली टारगेट। अभी क्वेश्चन आ रहे थे, क्वेश्चन गलत करवा दिया। क्लास 11th के सिलेबस से फिजिक्स के 2 चैप्टर, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी के 2 चैप्टर करो, क्लास 12 के सिलेबस से भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 2-2 चैप्टर करो, हर महीने का टारगेट बनाते हुए पढ़ो। और जो बच्चे मुझे कैटेगरी वाइज मार्क्स पूछ रहे हैं, हर साल मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं बेटा, तो हमेशा अपने लिए बड़ा टारगेट सेट करो कि इस लाइक मुझे प्रेपरेशन करनी है। जनरल कैटेगरी वाले मिनिमम 650 तो टारगेट रखो, रिजर्व कैटेगरी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कम से कम 500 तो टारगेट रखो ही रखो यार। क्लास 9 में हूँ बेटा, 9 पढ़ो अच्छे से, 9 पढ़ो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Q is equal to IT, the most abundant metal in Earth's crust. अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है? हाँ जी, कोल। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट होता है बेटा, 45% बच्चों ने सही आंसर दिया है। श्रुति रुक जाओ, एक बार क्विज हो जाए फिर मैं आपका क्वेश्चन देखती हूँ। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। मायोपिया के लिए कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा है, ऑर्डर में बताइएगा। मायोपिया के लिए जो पहला है वो मायोपिया के लिए होगा, जो दूसरा है लेंस वो हाइपरमेट्रोपिया के लिए होगा। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, कौन से लेंस से करेक्ट हो जाती है? मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। कमेंट में आंसर मत दीजिए। The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into a metal oxide is known as। NCERT की लाइन है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 34% बच्चों ने सही आंसर दिया है। कार्बोनेट ओर को हीट करने की प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होती है बेटा, सी कैल्सिनेशन। पढ़िए, एक रिएक्शन आप लोगों को दी हुई है, आप लोगों को बताना है कि इस रिएक्शन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन को सही से एक्सप्लेन कर रही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing agent। पढ़ लिया? एवरीडे क्लास की टाइमिंग 9 to 10 PM होती है बेटा। क्विज करवाती हूँ मैं, कल मैं बताऊंगी, एक बार सेशन खत्म हो जाए बताऊंगी। कल मैं क्लास 12 के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज करा रही हूँ, ठीक है। कल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रात 9 से 10। आइए बताइए, इस रिएक्शन को लेकर कौन से पॉइंट्स सही हैं? इस रिएक्शन को लेकर कौन से पॉइंट्स सही हैं आप लोगों को बताना है। पहला पॉइंट कह रहा है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड। Fe पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बिल्कुल सही है, ऑक्साइड, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है, वाटर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो सॉरी इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, वाटर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, वो अपना ऑक्सीजन हटा रहा है तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 द लिविंग वर्ल्ड 11 का चैप्टर है। हाँ यार सॉरी क्लास 11 के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से पूछ ले रही हूँ मैं कल, ठीक है। सी ऑप्शन सही था। कल मेरी क्विज क्लास 11 के द लिविंग वर्ल्ड से होने वाली है। सी ऑप्शन सही था, 1, 2 and 4 आर करेक्ट, ठीक है। 11th पर आ जाते हैं। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्विस ह्यूमर एंड द लेंस इज नोन एज। एक्विस ह्यूमर और लेंस के बीच की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं? अरे यार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। ब्लैक कलर का क्या होता है आंखों में? प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल बेटा, प्यूपिल होता है, प्यूपिल, प्यूपिल, प्यूपिल होता है, ठीक है। ओके ओके। फॉर्मूला ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला बताइए, ओजोन का फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला ऑफ ओजोन। सुपर इजी क्वेश्चन। O3, फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। 91% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। हाँ क्विज इसी ऐप पर होती है,
क्विज इसी ऐप पर होती है। कल से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ 9 to 10 PM इसी ऐप पर। आ जाओ। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फ्रूट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं? स्टमन, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल। फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फ्रूट्स कहाँ से फॉर्म होते हैं बेटा? स्टमन से, स्टिग्मा से, ओवरी से, ओव्यूल से। ओवरी फॉर्म्स फ्रूट्स, ओव्यूल फॉर्म्स सीड्स। ठीक है। अरे कल मेरी क्विज रात को 9 से 10 बजे होने वाली है, क्लास 11th का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड टुमारो 9 to 10 PM। ठीक है, आगे बढ़ूं। द लिविंग वर्ल्ड सेशन पब्लिश्ड है, सेशन पब्लिश्ड है, आप एनरोल करा सकते हैं खुद को, आपको अलार्म मिल जाएगा कि भाई मैं लाइव आने वाली हूँ। ठीक है, आ जाओ। 14 पढ़िए। हमारे पास 2 आईज हैं बेटा। हैविंग 2 आईज facilitates in increasing the field of view, bringing 3-dimensional view, developing the concept of distance and size। हमारे पास 3 आंखें हैं, इनका क्या फायदा है? ऑप्शन A, B, C, D रीड करिए और बताइए। 1 only, 1 and 2 only, 2 only, 1, 2 and 3। 2 आंखें होने का क्या फायदा है? 2 आंखें होने का ये फायदा है कि पहले हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है बेटा। देखो, एक आंख बंद कर दी, इधर नहीं दिख पा रही ढंग से, इधर पूरा दिख रहा है। 3 डायमेंशनल में स्ट्रक्चर्स देख सकती हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, दोनों आंखों से मैं करेक्टली बता सकती हूँ। एक आंख बंद करो, देखो प्रॉब्लम हो रही है, 2 आंख से क्लियर दिख रहा है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज। Which of the following is sexually transmitted disease बेटा? Sexually transmitted disease पूछ रहा है। Sexually transmitted disease। सिफिलिस sexually transmitted disease होती है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम बैक्टीरिया से होती है। अभी तक सक्षम ऑन टॉप चल रहे हैं बेटा। सक्षम इज रियल, शुभम, राजेश्वरी, तेजस्विनी, कंचन, मिलन, अक्षित, दुर्बा, वर्षा, निरंजन। कुछ बच्चे नीट वाले भी आए हुए हैं। हाँ, राजेश्वरी तो नीट वाली है, मुझे याद है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्विज। इसमें जो फर्स्ट आया वो आया, अनअकैडमी का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री लेकर गया। सक्षम भी पुराने हैं, पता है मुझे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आ जाओ। IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इज यूज्ड फॉर, IUCD इज यूज्ड फॉर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलो, आई होप जिसने मेहनत करी हो वो आज का विनर बने। IUDs क्यों यूज होती है बेटा? दीज आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। हमारे क्विज के विनर शुभम के स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। शुभम के, आपका नाम रिकॉर्ड हो चुका है। शुभम के कंग्रेचुलेशंस। बाकी सारे जितने बच्चे थे, सक्षम, इसरियल, राजेश्वरी, तेजस्विनी, कंचन, मिलन, अक्षित, दुर्बा, निरंजन, देवेश गुप्ता, ऑल ऑफ यू कंग्रेचुलेशंस। शुभम के हमारे आज की गिव अवे क्विज के विनर है। शुभम के आपको बहुत ही जल्द अनअकैडमी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको 1 मंथ का अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, शुभम के। सक्षम सिर्फ 0.1 सेकंड से रह गया, काटे की टिकट थी। शुभम के, ठीक है, शुभम के। ओके, चलो, कंग्रेचुलेशंस बेटा, कंग्रेचुलेशंस। कोई बात नहीं यार, हार जीत तो चलती रहती है। मैटर करता है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जाओ। ठीक है, आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग नीट 21, 2022, 2023 एस्पिरेंट हो, कल मैं क्लास 11th के द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विज ले रही हूँ रात 9 से 10 बजे। प्लीज बैकग्राउंड नॉइस के लिए मुझे माफ करिएगा। ठीक है, तो आप मुझे कल 9 से 10 बजे मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन टैब कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, आ जाओ। मैम मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। मैम मैं जब सोचता हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ले लेती हूँ, 10 बजे सेशन ओवर कर देंगे। अच्छा, हीतर्थ कोठारी पूछ रहे हैं, मैम मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। मैम जब मैं सोचता हूँ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता हूँ तब ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली नहीं रह पाता। देखो यार, ह्यूमन नेचर है, एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक हम अटक नहीं पाते हैं और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते चले जाते हैं। कई बार जब आपको लगता है
है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पर टेक अ पॉज, थोड़ा सा ब्रेक लो, खुद को मूड फ्रेश करने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटीज कर सकते हो वो करो, बाहर घूमो, दोस्तों से बातचीत कर लो, लेकिन बैक ऑन ट्रैक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कई बार होता है मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फोर्स मत करो खुद को पढ़ने के लिए, छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए इसलिए पढ़ाई किया करो। मैम मैं जनरली हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर MBBS, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो मिनिमम 650 टारगेट रखो, रिजर्व कैटेगरी से हो मिनिमम 500 टारगेट रखो। मैम मैं डेली टारगेट्स रखता हूँ, सनी कुमार।